नमस्ते दोस्तों, मैं चंदन ठाकुर। इस चैनल पे आपका दिल से धन्यवाद। पहली बार चैनल पे आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। आज बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ बंद हुआ है एंड वहीं पे ग्लोबल इंडाइसेस की बात करें तो लगभग ग्लोबली भी उतने अच्छे आज संकेत नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इसी के वजह से इंडियन इंडाइसेस भी नीचे गिरे। हालांकि कुछ स्ट्रॉन्ग पोजीशन थे जो कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे थे, वो ऑटो के सेक्टर थे, बट फिर भी कुछ अच्छा खासा रिकवरी नहीं हो पाया। आज बात करेंगे रुपए का, तो लगभग $1 आज लगभग 88.76 के आसपास हो गया। तो आने वाले कुछ ही वीक में या हो सकता है इस वीक से पहले ही लगभग 89 रुपीज़ के आसपास $1 हो जाए। तो कहीं ना कहीं रुपए जो गिर रहे हैं उससे भी FII का जो होल्डिंग है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है। FII जो कि माल बेच रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो इससे भी मार्केट में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रहा है। आज बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर का। तो रिटेल इन्वेस्टर किस तरह इस मार्केट मूवमेंट को समझे और वो निवेश कर सकते हैं। अपने सभी अंडे एक ही टोकरी में ना रखें, बल्कि आप अलग अलग टोकरी में रखें और उसे ध्यान से देखते रहे जब तक कि वो अच्छी तरह के सुरक्षित ना महसूस हो। बहुत ऐसे रिटेल इन्वेस्टर है आज जो कि उन पॉपुलर स्टॉक के पीछे जा रहे हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं। और एक बार जब कोई स्टॉक या पर्टिकुलर वो सेक्टर पॉपुलर हो जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे वो स्टॉक या वो कंपनी आपको ओवर वैल्यूड मिलते हैं। यानी कि ओवर वैल्यूड करने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर मान लीजिए कोई स्टॉक जिसका एक्चुअल प्राइस 500 होना चाहिए वो आपको 700 में मिलता है, यानी 200 प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि वो सेक्टर अधिक ग्रो कर सकता है। पर ऐसा नहीं होता। 1999 में अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लगभग टेक्नोलॉजी के सेक्टर काफ़ी बूम पे थे। वहाँ के जो रिटेल इन्वेस्टर थे 85% अपना जो भी इन्वेस्टिंग था उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी के सेक्टर में रखे थे। बट जैसे 2000 में स्टॉक मार्केट नीचे आया US का, तो वहाँ पे लगभग वो अपने 85% से लगभग 75 के आसपास वो धन गंवा बैठे थे, जो कि काफ़ी पॉपुलर स्टॉक थे। तो दोस्तों आप इस बात से समझ सकते हैं कि कोई भी पॉपुलर स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर जो कि काफ़ी पॉपुलर हो चुके हैं तो उनसे आपको बच के रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप रिटेल इन्वेस्टर है एंड एज आपका 25 to 30 अगर 25 या 30 साल के आसपास है तो आप स्मॉल कैप कंपनी के साथ भी जा सकते हैं। हालांकि स्मॉल कैप कंपनी में ज़्यादातर वोलेटिलिटी होती है, फिर भी आपके रिस्क ज़्यादा लेंगे तो रिवार्ड भी उतने ही मिलते हैं। कई बार जब लार्ज कैप की कंपनी 2% 3% करेक्ट होती है तो वहाँ पे स्मॉल कैप की कंपनी 70% 50% और इवन 90% के आसपास भी करेक्ट होती है। ये हमने कोविड-19 में, यानी जब कोविड पैंडेमिक इंडिया में चल रही थी तो उस समय देखिए कि किस तरह से ग्लोबल इम्पैक्ट हुआ और लगभग शेयर मार्केट क्रैश हो चुका था और लार्ज कैप की कंपनी भी लगभग 50% क्रैश हो चुकी थी। तो वहाँ पे अगर आप मान लीजिए कि एज कम है, आप रिस्क ज़्यादा लेना चाह रहे हैं तो फिर आप स्मॉल कैप की कंपनी में जा सकते हैं। स्मॉल कैप की कंपनी वोलेटिलिटी ज़्यादा होता है तो आप अपने रिसर्च के हिसाब से वो स्टॉक को बाई कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी उसमें ज़्यादा होती है क्योंकि मान लीजिए कि एक TCS कंपनी है या रिलायंस इंडस्ट्री है जो कि लगभग 12 लाख करोड़ के आसपास वो कंपनी बन चुकी है, तो वहाँ से उसको फिर से बिजनेस लाने के लिए लगभग 24 लाख करोड़ का बिजनेस करना होगा, मार्केट कैप उतना होना होगा, तभी जाकर के शेयर आपके डबल होंगे। बट छोटी कंपनियों के साथ ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अगर कोई 2000 की कंपनी है एंड उसके पास अभी स्कोप भी बहुत ज़्यादा है एंड उस सेक्टर में, चाहे जो भी सेक्टर हो, उस कंपनी में वो काम कर रही है, तो मान लीजिए आने वाले 5 से 10 साल में वो हो सकता है डबल भी कर ले। अगर मान लीजिए कोई 10,000 करोड़ की कंपनी है तो उसको 20,000 करोड़ कंपनी बनने में उतने टाइम नहीं लगेंगे जितने कि लार्ज कैप कंपनी को 10 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ बनने में। तो यहाँ पे आपके ज़्यादा रिटर्न बनने या मल्टी बैगर रिटर्न देने की भी संभावना ज़्यादा होती है। दोस्तों अमेरिका में एक कहावत है जो कि मोस्ट पॉपुलर है, जब बारिश हो तो उस समय घर न बनाए, जबकि आपको इंतज़ार करना चाहिए जब सारा चीज़ नॉर्मल हो जाए। एक बार हर चीज़ नॉर्मल हो जाए तो फिर आप उस चीज़ में आपको घर बनाना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कोई स्टॉक पर्टिकुलरली बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है तो उस स्टॉक से आपको बचना चाहिए एंड वेट करना चाहिए कि जब वो एक्चुअल प्राइस पे आ जाए तब आपको बाइंग करना चाहिए। 2014-15 से पहले डिफेंस सेक्टर के जितने भी इक्विपमेंट थे वो लगभग 60 to 75% USA से
इजराइल से यानी अदर कंट्री से एक्सपोर्ट होते थे, बल्कि आज देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिव दिए हैं एंड गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया डिफेंस सेक्टर्स को। तो डिफेंस सेक्टर आज लगभग 2015 के बाद से लगभग 1,76,000 करोड़ के आसपास, 87 लाख के आसपास, यानी लगभग बात की जाए तो 174% के आसपास रिटर्न जनरेट किया है एंड इतनी बड़ी इंडस्ट्री हो गई है डिफेंस के। तो आज बात करने वाले दोस्तों डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड उन स्टॉक को जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है ही, बट आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि जियोग्राफिकल इसके रीच कौन से कंट्री में दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं डोमेस्टिक से ये जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है वहाँ से 86% ये डोमेस्टिक यानी इंडिया से रिटर्न जनरेट करती है एंड एक्सपोर्ट की बजाय अदर कंट्री में तो 14% यानी 14% के आसपास करती है। उसमें देख सकते हैं दोस्तों USA, यूरोप, साउथ कोरिया, सिंगापुर, UAE एंड सऊदी अरेबिया इसका बिजनेस एक्सपांड है एंड लगभग देखा जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 6,000 यूनिट ईच प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसका। तो चलिए इस कंपनी को आप कर लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी, हालांकि ये छोटी मार्केट कैप वाली साइज वाली कंपनी है, तो यहाँ पे आपको रिस्क भी ज़्यादा हो जाते हैं। देख सकते हैं 5,000 करोड़ के आसपास एक कंपनी की बात की जाए तो लगभग 5,700 करोड़ की कंपनी है, जो कि स्मॉल कैप की कंपनी है। करेंट प्राइस की बात की जाए तो 709 रुपये। अगर इस कंपनी का पर्टिकुलर वन स्टॉक आप अगर परचेज करने जा रहे हैं तो लगभग 709 रुपये के आसपास होगा। स्टॉक का पी देखना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, ताकि उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखा जाए तो यहाँ पे 9% के यहाँ पे देख सकते हैं 90 है एंड इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करें तो लगभग 72 है। इंडस्ट्री का पी अगर 72 है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको बीट कर रहा है और इस स्टॉक का 90 के आसपास है। ROC की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लगभग 15% है एंड ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो लगभग 11.25% के आसपास है। फेस वैल्यू अभी ये 5 पे है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसे भी आप कंसीडर कर सकते हैं। डेट टू इक्विटी की बात की जाए तो लगभग 0.04% डेट टू इक्विटी है, यानी कि डेट कंपनी के पास कम है। हालांकि छोटी स्मॉल कैप की कंपनी है तो यहाँ पे डेट कम है तो काफ़ी अच्छी है। ROE की बात की जाए तो लगभग 5 साल में आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 9.38% के आसपास इसने दिया है एंड डेट की बात की जाए तो लगभग 24 करोड़ के आसपास डेट है। प्लेज परसेंटेज तो यहाँ पे प्रमोटर कोई भी शेयर उसने गिरवी नहीं रखी है, तो यहाँ पे प्लेज परसेंटेज देख सकते हैं 0.00% है। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE की बात की जाए तो लगभग 11.5% है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का कर सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो 181 का है, लेकिन करेंट प्राइस इसका 709 रुपये है। हालांकि और भी मेजर इंडिकेटर है, उसको देख लेते दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 50 DMA एंड 200 DMA के भी नीचे है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लाइन जो आपको दिख रही है ग्रे कलर की जो लाइनिंग दिख रही है दोस्तों, तो ये होगा 200 DMA एंड येलो कलर की जो है वो 50 DMA है, यानी 15 डेज मूविंग एवरेज, तो उसके आसपास ही है। तो अभी ये हालांकि यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनती है, तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हैं इस स्टॉक को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं सेल्स कंपनी कितनी करती है 376, 374। तो 374 अगर इसका सेल्स है दोस्तों, तो उसके ऊपर एक्सपेंसेस जो है इसका लगभग 279 आती है। अगर इस दोनों में से माइनस करते हैं तो इसका लगभग इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं मार्च 2024 में 53 था, मार्च 2025 में 100 एंड TTM ट्रेलिंग इस ईयर का 95 के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार यहाँ पे देखें तो बेसिकली एक ही लेवल के आसपास कहीं ना कहीं जनरेट कर रही है। मार्च 2030 में देखें तो 26%, मार्च 2024 में 21%, मार्च 2025 में 27% एंड अभी लगभग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% के आसपास है। तो ऐसे तो 80% से ऊपर 18% यानी 18% के ऊपर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है किसी कंपनी का तो अच्छी कंसीडर किया जाता है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों तो मार्च 2025 में 61 करोड़, मार्च 2024 के बात की जाए तो 30 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो सीधा ये डबल हुआ है, 2x हो गया है। और भी बात की जाए यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप कंपाउंडेड
प्रॉफिट ग्रोथ अगर 5 ईयर का देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग 26% के आसपास इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर में देखा जाए तो 32% है, एंड इस ईयर में देखा जाए तो लगभग 55% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 ईयर में तो कुछ नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ही लिस्ट नहीं हुई थी। 5 ईयर का देखें तो 9%, 3 ईयर में 10% के आसपास है। एंड यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग। हालांकि किसी भी स्टॉक में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग ज़रूरत हो जाता है, क्योंकि अगर प्रोमोटर ही वहाँ पे अपन होल्डिंग नहीं, अगर प्रोमोटर को ही जिसने कंपनी को खड़ा किया है उसका ही अगर भरोसा उस पार्टिकुलर स्टॉक में नहीं है तो फिर आपको कैसे हो सकता है। तो उन चीज़ों को भी आपको नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। प्रमोटर की होल्डिंग की बात की जाए तो सितंबर 2022 में लगभग 60% के आसपास थी, जो कि यहाँ पे देखें तो जून 2025 में 53%, यानी 50% के आसपास अच्छी मानी जाती है, बट 50% से ज़्यादा है। एफआईआईज़ का अगर बात किया जाए तो फिर एफआईआईज़ को देख सकते हैं दिसंबर 2024 में लगभग 5% के आसपास थी, इन मार्च 2025 में 5.5%, एंड अभी लगभग 6.85 यानी 7% के आसपास है, जो कि एफआईआईज़ ने कहीं ना कहीं अपने होल्डिंग को बढ़ा रही है। तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट होते हैं। डीआईएस की बात की जाए तो लगभग 2%, एंड पब्लिक यहाँ पे 37% के आसपास अपने होल्डिंग को रखा हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं एंड फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक को प्रॉफिट एंड लॉस के सेगमेंट में देख लें तो यहाँ पे भी लगभग सारा ओके है। तो इस तरह से आप डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरह आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करना चाह रहे हैं। दूसरी कंपनी जो कि जेन टेक्नोलॉजी है, जेन टेक्नोलॉजी की भी बात करें यहाँ पे उसका भी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जेन टेक्नोलॉजी, जो कि इसकी मार्केट कैप की बात की जाए तो लगभग 14,000 करोड़ की कंपनी है, छोटी कंपनी है। तो यहाँ पे वोलेटिलिटी के भी ज़्यादा चांसेस होंगे। करेंट प्राइस अगर एक शेयर इस कंपनी का भी अगर आपको परचेज करना है तो लगभग 1533 रुपये के आसपास मिल जाएंगे। बुक वैल्यू 188 है। स्टॉक का पी 55 का है। आरओसी की बात की जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 37% है। आरओई की बात की जाए तो 26% के आसपास है। दोनों ओके है, काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट बात करते हैं डेट टू इक्विटी 0.05 है, जो कि कंपनी जिसने भी कर्ज ली है, जितने उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे हालांकि बहुत कम है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो लगभग 37% है, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। डेट की बात की जाए तो कंपनी के ऊपर कर्ज कितनी है तो लगभग 77 करोड़ रुपए कर्ज लिए है, एंड लगभग 14,000 करोड़ की कंपनी है, तो उसके मुकाबले में बहुत कम कर्ज है। हालांकि किसी भी कंपनी के ऊपर डेट कितनी है ये डिसाइड करता है कि उसके फाइनेंशियल हेल्थ कितने मजबूत हो सकते हैं। कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके पास कैश फ्लो और डेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी अर्निंग कर रही है अगर उसके ऊपर डेट होगी तो पहले डेट को क्लियर करेगी, फिर उसको डिविडेंड वगैरह डिक्लेयर करेंगे इन्वेस्टर को। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टर को देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह। प्रमोटर की होल्डिंग जो कि सितंबर 2022 में 60% के आसपास थी, जो कि अभी 50% के आसपास हो गई। एनएफआई की बात की जाए तो लगभग 6% है। डीआईएस लगातार अपने होल्डिंग को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं, तो लगभग 9% के आसपास है। एंड पब्लिक की बात की जाए तो लगभग 36% के आसपास पब्लिक है, इसमें होल्डिंग किए हैं, यानी डिटेल इन्वेस्टर। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्स कंपनी के पास कितने हैं, तो शानदार रिजर्व्स है। कंपनी ने लगातार, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लगातार कंपनी ने रिजर्व्स को बढ़ाए हैं। मार्च 2019 से अगर बात की जाए तो कंपनी के पास रिजर्व 127 करोड़ थी, जो कि मार्च 2020 में यहाँ पे देख सकते हैं 183 करोड़, मार्च 2021 में 196, मार्च 2022 में 275, मार्च 2023 में 308, एंड अभी कंपनी के पास 1700 करोड़ के रिजर्व्स है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के सेक्शन से ही आपको पता चल जाता है कि कंपनी फाइनेंशियली हेल्दी है या नहीं है। तो कंपनी के पास रिजर्व्स भी है। बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी के पास लगभग 78 करोड़ के आसपास कर्ज है, तो जो कि मैनेजेबल है। नेक्स्ट चलिए अब यहाँ पे कैश फ्लो की बात कर लेते हैं। तो कैश फ्लो देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी के पास अभी फ़िलहाल 37 करोड़ रुपए की कैश फ्लो है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी कंपनी में फंडामेंटल एनालिसिस करके ही आप पोजीशन बनाएं। आपको स्टॉक बाइंग करना है या सेलिंग करना है, इसके आधार पे करें कि किस तरह से कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस है। प्लस में 250 डीएमए को भी कंसीडर करें, एंड उसके आधार पे ही फैसला लें कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रही है।
हालांकि इन सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।